नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा समसामयिकी का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़ सरकार और नक्सल के बीच हुए वार्ता को लेकर। ठीक है, यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं या CG व्यापम के तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, चाहे वो फोर्स के बारे से हो या नक्सली घटनाओं को लेकर बारे से हो, कुछ भी हो। यदि आप CGPSC के मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जो कि पेपर 2 में है। निबंध का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दे को भी पूछा जाता है, और छत्तीसगढ़ जो नक्सल जो घटना है यहाँ से क्वेश्चन आया भी है और भविष्य में आ भी सकता है। तो इसी के संदर्भ में आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा चर्चा के बिंदु में शामिल है, चर्चा में क्यों, वार्ता के प्रमुख कारणों को देखेंगे, नक्सलवाद तथा इतिहास, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण, छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख नक्सली घटनाएं, छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी घटनाएं हो रही है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और अंत में हम देखेंगे अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चर्चा में क्यों। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार जब से बना, अभी नवीन सरकार जब से गठन हुआ है, तब से ऐसी बहुत सारी नक्सली घटनाएं हो चुकी है, इनकाउंटर एक्टिविटी भी हो चुकी है जो कि सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें देखने को मिला है। और इसी बीच जो आपको पता ही होगा कि जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था, और इस दौरान नक्सलवादी गतिविधियों का उन्होंने जायजा भी लिया, और इसी दौरान बहुत सारे बातचीत भी हुई, और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक प्रारूप रूपरेखा भी तैयार किया गया है। तो इसमें हम वो सब चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, देखिए वार्ता के जो प्रमुख कारण है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गृह मंत्री जी का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का छत्तीसगढ़ दौरा होता है, और वो जो है एक बैठक लेते हैं। बैठक जो रहता है वो वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा के लिए। इस बैठक में देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अन्य अधिकारी भी शामिल होते हैं, जैसे कि CRPF के महानिदेशक, छत्तीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक। ठीक है, तो इसमें जो निर्णय लिया जाता है ये कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करना है। ठीक है, देखिए यहाँ एक टारगेट लिया जाता है कि अगले 3 वर्षों के भीतर नक्सलवाद गतिविधियों को खत्म करने के लिए आवश्यकता पर इन्होंने जोर दिया। ठीक, और यहाँ पे ये भी एक निष्कर्ष देखने को हमें मिला है कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी जो घटनाएं हैं वो लगभग 95% तक की कमी देखने को मिला है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए राज्य पुलिस को व्यापक जांच सुनिश्चित करने, अभियोजन की बारीकी से निगरानी करने और खुफिया नेतृत्व करने वाले अभियान जारी रखने का इस जो मीटिंग है इसमें निर्देश जारी भी किया गया है। ठीक, चलिए अब देखिए, ये तो था जनवरी का घटना, जहाँ पे हम देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री जी का छत्तीसगढ़ का दौरा, और इस दौरान उन्होंने इन सारी चीज़ों को उठाते हैं और बातचीत होता है इन पर। अब इसके बाद होता क्या है, देखिए गृह मंत्री विजय शर्मा जी का नक्सलवाद प्रभावित जिला है सुकमा, यहाँ प्रवास होता है, वहाँ वो जाते हैं और नक्सलियों को संदेश देते हैं कि वो वार्ता के लिए तैयार हैं, चाहे तो वो भी वार्ता कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई हिंसक गतिविधियां ना हो। ठीक, तो वार्ता के लिए संदेश दिया जाता है, और इस संदेश को नक्सलवाद के द्वारा ग्रहण भी कर लिया जाता है, लेकिन नक्सलियों द्वारा यह बोला जाता है कि हमारी कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों के आधार पर हम वार्ता के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या प्रमुख शर्तें रही है। ठीक है, देखिए जो वार्ता के लिए सरकार द्वारा जो निमंत्रण भेजा गया था या फिर संदेश दिया गया था, इसके पीछे का जो मुख्य कारण ये है कि देखिए जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों में देखिए बुनियादी सुविधाएं का भी पहुँच कमी है। ठीक है, तो बुनियादी सुविधाएं भी हम यहाँ पे नहीं देखते हैं। ठीक, देखिए तो यहाँ पे सरकार का जो मंशा है इस इलाकों में सड़क निर्माण करना, अस्पताल खोलकर स्वास्थ्य सुविधाएँ का विस्तार करना, स्कूल खोलना, ठीक है, ताकि वहाँ की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके। ठीक, आपको पता ही होगा कि नक्सली जो है इन सब कार्यों को हमेशा से बाधा पहुँचाते आई है। ठीक है, तो सरकार का यही कहना है कि पहले हम वार्ता कर लेते हैं, वार्ता से कुछ अच्छा निष्कर्ष निकल जाए और हम इस जगह पे विकासमूलक कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन देखिए क्या होता है, जब गृह मंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा संदेश दिया जाता है उसके बाद ही हमें एक घटना भी देखने को मिलती है। ये घटना में क्या होता है, देखिए सुकमा और बीजापुर जिले के जो सीमा क्षेत्र है, इस दौरान इस सीमा क्षेत्र में क्या होता है, 3 CRPF जवान शहीद हो जाते हैं नक्सलियों के साथ मुठभेड़ों में। ठीक है, तो ये
हिंसक घटनाएं है जो इसके बाद हमें नक्सलियों के द्वारा देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी से राज्य सरकार द्वारा फिर से बोला जाता है कि हम फिर भी से बातचीत के लिए तैयार हैं, यदि नक्सली चाहे तो फ़ोन के माध्यम से वर्चुअली हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम हर तरह से नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, देखिए वही नक्सलियों माओवादियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारों का जो बातचीत का जो दावा होता है वो धोखा भरा होता है, सरकार बस बोलती है, ऐसा कोई बातचीत खास होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी से है हम जनता के हितों और शांति के लिए वार्ता के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये नक्सलियों के द्वारा प्रतिक्रिया दी जाती है और ये जो प्रतिक्रिया है पत्र के माध्यम से देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ शर्तों को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो पत्र है किनके द्वारा जारी किया गया था। देखिए जो पत्र है कम्युनिस्ट पार्टी के दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता है विकल्प, इनके द्वारा पत्र जारी किया गया था। ठीक है, और इस पत्र के द्वारा जो है अपने शर्तों को रखा गया। अब शर्तों में क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए इनका कहना है कि जो मुठभेड़ हो रही है, क्रॉस फायरिंग हो रही है, इसके नाम पर जो आदिवासी है उसकी हत्याएं बंद हो। मतलब उनका कहना है कि आदिवासियों पे जो है बेमतलब का उनकी हत्याएं कर दी जाती है, उन्हें नक्सली बता दिया जाता है, तो ये घटनाएं जो है बंद किया जाए और तमाम सशस्त्र बलों को 6 माह के लिए बैरकों, थाना व कैंपों तक सीमित कर दिया जाए। ठीक है, नया कैंप स्थापित करना बंद कर दिया जाए और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। इसके साथ ही साथ PLGA जन संगठनों पर लगाम लगाया जाए लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जाए। ठीक है, और हवाई हमले बंद किया जाए। तो ये था जो कि विकल्प के द्वारा जो है पत्र के माध्यम से इन शर्तों को रखा गया था। ठीक है, लेकिन देखिए इस तरह का जो शर्तें हैं अभी कोई अमल में लाया नहीं गया और वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है नक्सली घटनाओं को, नक्सलियों को खात्मा के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। और आपको पता ही होगा कि 2 दिन पहले ही लगभग 13 से ज़्यादा नक्सलियों को खत्म किया गया है ना। ठीक, चलिए तो अब हम समझते हैं यहाँ पे कि नक्सलवाद क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है, उत्पत्ति होने के कारण क्या है और इससे समाज को क्या प्रभाव पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में किस तरह से नक्सलवाद की घटनाएं आई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम आगे देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले नक्सलवाद क्या है। देखिए नक्सलवाद एक उग्रवादी संगठन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, जो ग्रामीण क्षेत्रों में माओवादी विचारधारा के आधार पर काम करता है। और यदि हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो देखिए इसका जो शब्द नक्सलवाद जो शब्द है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से आता है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं नक्सलवाद और माओवाद का, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि नक्सलवाद क्या है, माओवाद क्या है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस कुछ खास नहीं है, अंतर बस इतना है कि जो नक्सलवाद है पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से आता है। ठीक है, वहाँ कुछ घटनाएं होती है और वहाँ जो घटना में जो संलिप्त लोग रहते हैं या संगठन है उसे नक्सलवाद कह दिया गया। और वही हम माओवाद की बात करते हैं तो जो देखिए चीनी नेता है माओ त्से तुंग। ठीक है, तो माओ त्से तुंग के विचारों को अपनाने वाले लोग या संगठन को माओवादी या माओवाद कह दिया गया है। ठीक है, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, अंतर बस इतना है कि एक नक्सलबाड़ी गांव से आया है और दूसरा जो है चीनी नेता माओ त्से तुंग की विचारधारा से आया है। ठीक है, और यदि हम दोनों की बात करें समानता की, तो देखिए दोनों जो है भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से आज़ादी की मांग करते रहे हैं। ये दोनों का क्या है, एक लक्ष्य है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद और माओवाद में क्या अंतर है। आगे हम देखते हैं नक्सलवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि। देखिए भारत में नक्सली हिंसा की जो शुरुआत होती है 1967 से होती है, जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से होती है। ठीक है, और नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर ही उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद कहा गया है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे कि नक्सलवाद है क्या। ठीक है, देखिए यहाँ होता क्या है, जो दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव है तो यहाँ पे जो है जो सेठ साहूकार है, जमींदार है, ये जो है किसानों से बहुत शोषण करते थे, किसानों का शोषण करते थे। ठीक है, और इसी शोषण के फलस्वरूप जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता सामने आते हैं इसके विरोध स्वरूप। ठीक है, इसमें जो प्रमुख है चारू मजूमदार, कानू सन्याल और कन्हई चटर्जी। तो ये 3 नेता जो है प्रमुख है, जो यहाँ पे नक्सलबाड़ी क्षेत्र में जो है हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और यहाँ पे हत्याएं भी करते हैं ये। ठीक है, तो यहीं से नक्सलवाद का जन्म होता है 1967। इस डेट को आप याद रख लीजिएगा।
अब हम बात करते हैं नक्सलवाद के विकास का चरण। तो देखिए, नक्सलवाद के विकास के चरण को 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। जो पहला चरण है 1967 से 1980 के मध्य का है। इस चरण में देखिए मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, ये जो चरण है मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद पर आधारित है और इसे वैचारिक और आदर्शवादी का चरण भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो चरण 1980 से 2004 के मध्य देखा गया है। इस चरण में नक्सलवाद का व्यवहारिक विकास हुआ। ठीक है। और जो तीसरा चरण है 2004 से अब तक की है। देखिए, इस चरण में बहुत ज़्यादा नक्सलवादी घटनाएं होती है। ठीक है। और ये जो है राष्ट्र की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बनकर उभरती है। तो ये 3 चरण याद रख लेंगे, 1967 से 1980, 1980 से 2004 और 2004 से अब तक का। चलिए देखिए, अब इस मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से नक्सलवाद जो है पूरे भारत में अपना पैर पसारे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3-4 अलग अलग कलर है। तो जो रेड कलर से इंडिकेट किया गया है ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे नक्सली हिंसा जो है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। देखिए, और इस क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र को हम ले सकते हैं, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से ये कुछ क्षेत्र हैं, उड़ीसा भी है साथ ही साथ। तो ये जो क्षेत्र है मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ठीक। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारण। तो देखिए, नक्सलवाद के उत्पत्ति के कारण तो मेजर जो मेन कारण है वही है कि जो सेठ साहूकार है, जमींदार लोग हैं, उसके द्वारा गरीबों को या किसानों के द्वारा, किसानों से जो अत्याचार किया जा रहा है उसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, समानता लाने के लिए जो है नक्सलवाद का यहाँ पे उदय हम देखते हैं। दूसरा यदि हम बात करते हैं जल, जंगल, जमीन, ये 3 की लड़ाई है। ठीक है। देखिए, वे जमीन के अधिकार और संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। देखिए, इसको अब हम ऐसा समझते हैं जैसे अभी बस्तर क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आदिवासी लोग हैं, उनका कहना है कि इनका जो है सरकार द्वारा उपेक्षा कर दिया जा रहा है, इनका विकास नहीं किया जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे में नक्सलियों का वहाँ पे प्रभुत्व बढ़ता है और उनके विकास के लिए, उनके हितों के लिए वो ये बोलते हैं कि हम इनके लिए आए हैं और इनके विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है। और जो उनका जो कार्य है, कार्य करने का तरीका देखिए हिंसा भरा होता है, तो हिंसा भरा कार्य सही भी नहीं होता। ठीक है। और दूसरा जो हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो कोरबा जिला की यदि हम बात करते हैं, वहाँ जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है, आपको पता होगा कि वहाँ पे माइनिंग के लिए लाखों पेड़ों को काट दिया गया है और काटा भी जा रहा है अभी भी। ठीक है। तो इस तरह की घटनाएं जो है नक्सलवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी है। तो ये था मुख्य रूप से जो नक्सलवाद की उत्पत्ति का जो कारण है। ठीक है। चलिए, बाकी और भी चीज़ें हैं, जो मुख्य कारण था मैंने आपको बताया। ठीक। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि नक्सलबाड़ी क्षेत्र से कैसे नक्सलवाद जो है हमारे छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल है और यहीं पे नक्सलबाड़ी क्षेत्र भी हमें देखने को मिलता है। होता क्या है, नक्सलवादी गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा यहाँ जो है नक्सलियों को खात्मे के लिए एक अभियान चलाया जाता है और उस अभियान के तहत जो है नक्सली जो है वेस्ट बंगाल यानी कि उस जिला को छोड़कर, उस क्षेत्र को छोड़कर जो है सीधा सीधी ये दंडकारण्य क्षेत्र में आना प्रारंभ कर देते हैं। ये जो हम क्षेत्र देख रहे हैं ये दंडकारण्य क्षेत्र है, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा के कुछ कुछ हिस्सा को लिए हुए हैं। ये जो क्षेत्र है दंडकारण्य क्षेत्र, देखिए यहाँ पे घने जंगल है और ये जो क्षेत्र है नक्सलियों के पनपने के लिए बहुत ही अनुकूलित क्षेत्र हैं। तो इसलिए जो है जब वो यहाँ से खदेड़ा जाता है तो धीरे धीरे आकर दंडकारण्य क्षेत्र में बस जाते हैं। आज यदि हम वर्तमान में बात करें तो इसी क्षेत्र में हम सबसे ज़्यादा नक्सली घटनाओं को देखते भी हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से छत्तीसगढ़ आते हैं और छत्तीसगढ़ में देखिए जब आंध्र प्रदेश में अपना पनाह लेते हैं तो आंध्र प्रदेश से भी इसको खदेड़ा जाता है और धीरे से ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है। और बस्तर क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो ये पूरा जो क्षेत्र है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ठीक। और साथ ही साथ राजनांदगांव एरिया की बात करें तो ये भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र ही है। तो ये जो है यहाँ पे जो पनपने के जो मुख्य कारण है, तो पहला कारण है यहाँ का जंगल। ठीक है। दूसरा यहाँ के जो जनजाति लोग हैं, तो जनजाति लोग क्या होते हैं, भोले भाले होते हैं, इसे आसानी से बरगलाया जा सकता है और इसे बरगलाकर ही जो है यहाँ पे नक्सली जो है अपना जगह बना लिए हैं। और आज यदि आप इस क्षेत्र में जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है नक्सली है। ठीक है। लेकिन वो होते ही है।
ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि कैसे वेस्ट बंगाल से छत्तीसगढ़ जो है नक्सल पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी जो घटनाएं हुई है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो प्रमुख नक्सली घटनाएं हैं क्या क्या थी, कहाँ कब हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे प्रमुख जो हम देखते हैं 6 अप्रैल 2010 को, तो जो 6 अप्रैल 2010 का नक्सली घटनाएं हुई है, ये भारत का सबसे बड़ा नक्सली हमला माना जाता है। इस दौरान जो है सुरक्षा बल के 76 जवान शहीद भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डेट को याद रख लीजिएगा। ठीक, दूसरा यदि हम बात करते हैं 25 मई 2013, तो ये भी तारीख अपने आप में बहुत सारी घटनाओं को बयान करती है। इस दौरान इस दिन क्या होता है, झीरम घाटी में हमला होता है और इस दिन नक्सली जो है कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला कर देते हैं। ठीक है, तो जो कांग्रेसी नेता जो होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, ठीक है, तो इस तरह से जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, तो उन सभी का हत्या कर दिया जाता है और इस दौरान जो है 30 लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो 6 अप्रैल 2010, 25 मई 2013 को याद रखेंगे। ठीक है, डेट को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी से हम समझेंगे कि नक्सलवादी घटनाएं जो है कब क्यों हो रही है। अगला जो डेट है 11 मार्च 2014, देखिए यहाँ पे भी झीरम घाटी में फिर से नक्सलियों द्वारा हमला किया जाता है और इस हमले में 15 जवान जो है शहीद हो जाते हैं और इस दिन एक ग्रामीण की भी मौत हो जाती है। ठीक, अगला जो प्रमुख घटना है 9 अप्रैल 2019 का है। देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान जो है बीजेपी विधायक भीमा मंडावी का जो है इसके काफिला को उड़ा दिया जाता है जब वो उस क्षेत्र से गुजरते हैं तब। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, भीमा मंडावी समेत 5 लोगों की मौत हो जाती है। ठीक, अगला देखिए 3 अप्रैल 2021, तो बीजापुर में 2000 से अधिक सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे थे। ठीक है, तो इस दौरान जो है नक्सलियों ने घात लगाकर हमला करते हैं और इस हमला में 22 जवान शहीद हो जाते हैं। साथ ही साथ प्रतिक्रिया स्वरूप 25 नक्सली भी यहाँ पे मारे जाते हैं। तो ये प्रमुख डेट है। ठीक, अब देखिए इस डेट को देखिएगा, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, तो मुख्य रूप से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है घटनाएं मुख्य रूप से पतझड़ के मौसम में हो रहे हैं। ठीक है, अब पतझड़ के मौसम में ही होने का पीछे का कारण है, कारण को हम देखते हैं यहाँ पे कि क्यों पतझड़ के मौसम में होता है। आपको पता ही होगा जो पतझड़ का मौसम है वो मुख्य रूप से मार्च से जून तक होता है। ठीक है, तो इसी दौरान जो है मुख्य रूप से नक्सली घटनाएं देखने को मिलती है। इसके पीछे कारण देखिए, ये देखिए ये पतझड़ का मौसम है। इस समय क्या दिख रहा है कि जो जंगल है, नक्सली जो लोग हैं जंगल में छुपे होते हैं और जंगल से मुख्य सड़क पर वो आसानी से देख लेते हैं इस सड़क से कौन गुजर रहा है। तो जब उसे पता चलता है कि इस सड़क से गुजरने वाले हैं तो वहाँ पे अपने नक्सली घटनाओं को अंजाम देते हैं। देखिए पत्ते गिरने की वजह से दृश्यता अधिक हो जाती है, जिस वजह से नक्सली बीच जंगल में ही मुख्य सड़क पर घटना को अंजाम दे देते हैं। ठीक है, और नक्सली मॉनिटरिंग भी करते हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ के वो देखते रहते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मॉनिटरिंग भी नक्सलियों के द्वारा अच्छे से होती रहती है। दूसरा जो कारण है यहाँ पे, जो पत्ते गिरे हैं तो पत्ते के नीचे क्या करते हैं, वो बम को नीचे लगा देते हैं, प्रेशर बम को। तो जैसे ही कोई व्यक्ति या जो फोर्स है उस प्रेशर बम पे पैर रखते हैं और हटाते हैं, वैसे ही बम जो है ब्लास्ट करता है और इस तरह से घटना भी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए पतझड़ होने की वजह से जंगल में हर जगह पत्तों का ढेर लगा होता है, नक्सली इसी पत्तों के नीचे विस्फोटक पदार्थ या विस्फोट रख देते हैं। ठीक है, तो ये दो मुख्य कारण हैं। आप याद रखेंगे कि जो नक्सली घटनाएं हो रही है वो मुख्य रूप से पतझड़ के मौसम में होते हैं और इसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या। ठीक है, वर्तमान में कितने जिले हैं जो नक्सल प्रभावित है और इसमें से कुछ जो 25 जिले जो हैं अति नक्सल प्रभावित जिले में शामिल है। ठीक, तो देखिए यदि हम 2008 की बात करते हैं तो 2008 में 223 जिले जो है नक्सल प्रभावित थे। वही 2014 की बात करें तो 2014 में 161 जिले थे, 2017 में ये घटकर 126 रह गई है। वही वर्तमान में बात करते हैं जनवरी 2024 का। ठीक है, जनवरी 2024 की यदि हम बात करते हैं या वर्तमान अभी कभी आप ले सकते हैं, तो इस दौरान सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इसमें यह कहा गया कि जो नक्सली जिला है, नक्सल प्रभावित जिला है,
ये घटकर 70 हो गया है। वर्तमान में 70 जिले ही हैं जो नक्सल प्रभावित है, और इस 70 जिले में मुख्य रूप से 25 जिले ऐसे हैं जो अति नक्सल प्रभावित जिले में शामिल हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यदि हम राज्य की बात करते हैं तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, ये जिला जो है मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित राज्य जो है मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, और इस 90 विधानसभा सीट में 20 विधानसभा सीट ऐसी है जो नक्सल प्रभावित है, और इसमें मुख्य रूप से बस्तर संभाग के विधानसभा सीट है और राजनांदगांव जिले से संबंधित जो है विधानसभा सीट है। तो टोटल 20 विधानसभा सीट जो है नक्सल प्रभावित विधानसभा सीट है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, और वही हम बात करते हैं जिले की, जो अति नक्सल प्रभावित जिला। देखिए, मैंने आपको बताया कि 25 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, अति नक्सल प्रभावित जिले हैं। इसमें छत्तीसगढ़ से बस्तर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, मोहला मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, इस तरह से कुल 7 जिले ऐसे हैं जो अति नक्सल प्रभावित जिले में शामिल है। ठीक है, चलिए अब हम तुलना करते हैं नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर। यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे नक्सलवाद जो है हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती या खतरा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंकड़ा है, ये जो आंकड़ा है 2009 और 2019 के बीच का है। यहाँ पे एक तरफ नक्सलवाद से संबंधित घटनाएं हैं और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में हुए घटनाएं से संबंधित है। ठीक है, देखिए, तो इस दौरान 2009 से 2019 के बीच जो नक्सलवादी घटनाएं हैं वो लगभग 2045 है, और वही जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो 1850 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो कम है। वही जवानों की हत्या की बात करते हैं तो नक्सलियों द्वारा जो है 1342 जवानों की हत्या कर दी जाती है, और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाओं के दौरान जो देखने को मिलता है 675 जवान यहाँ पे शहीद होते हैं। वही नागरिक की बात करते हैं तो नक्सलवाद से प्रभावित जो है वो 2191 नागरिक है जिनकी हत्या कर दी जाती है नक्सलियों द्वारा, और वही हम आतंकवादियों की बात करें तो 384 नागरिकों के यहाँ पे जान जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह नक्सलवाद जो है आतंकवाद से अधिक ज़्यादा मतलब सुरक्षा के लिए चुनौती है और खतरा भी है। ठीक है, तो ये आंकड़ों का आप याद रखेंगे। यदि आप मेंस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह का आंकड़ा देके आप समझा सकते हैं कि किस तरह जो है नक्सलवाद हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर गई है। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहा है ताकि नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो नक्सलवाद मैंने पहले ही आपको बताया कि सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा भी यह कहा जाता है कि जो नक्सलवाद है राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और इसके बाद जो है गृह मंत्रालय के द्वारा एक अलग विभाग बनाया जाता है जिसका काम मुख्य रूप से नक्सलवादी गतिविधियों को खत्म करना है या नक्सलियों को खत्म करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अभियान देखेंगे जो कि सरकार के द्वारा चलाया गया, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिसमें सबसे पहले जो है स्टेपल चेंज अभियान है। इस अभियान के तहत जो है 20,000 नक्सलियों को मारा गया था। ठीक, इसमें देखिएगा भारतीय सेना और राज्य पुलिस ने इसमें भाग लिया था। ठीक, तो पहला इसमें याद रख लेंगे अभियान को। दूसरा जो अभियान है ग्रीन हंट अभियान है जो कि 2009 में प्रारंभ किया गया था, और यह जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में चलाया गया था। ठीक है, तो ये 2 है, और आगे देखते हैं। देखिए अगला जो अभियान है अभियान प्रहार है जो 2017 में मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है, और ये जो अभियान है छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। इस अभियान में देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, इंडियन एयरफोर्स के एंटी नक्सल टास्क फोर्स ने भाग लिया था। ठीक है, इसलिए इसे बोला गया है अब तक का सबसे बड़ा अभियान जो कि सरकार के द्वारा किया गया है। इस दौरान भी नक्सलियों से निपटने के लिए, उसको सफाया करने के लिए जो है प्रमुख रूप से अभियान को चलाया गया। ठीक है, अब जो प्रमुख अभियान है ऑपरेशन कगार, इसे याद रख लेंगे, ये 2023 और 2024 के संदर्भ में है, बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है। देखिए इस अभियान का भी मकसद वही है, नक्सलियों को खत्म करना। ठीक है, देखिए
इसका जो पृष्ठभूमि हमें सूरजकुंड योजना के तहत देखने को मिलता है। देखिएगा ये सूरजकुंड योजना है क्या, ठीक है। तो देखिए सूरजकुंड योजना जो है, ये सूरजकुंड एक जगह है जो कि हरियाणा में है, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम क्या देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है बैठक होती है इस क्षेत्र में, और इसी क्षेत्र के नाम से जो है इसे सूरजकुंड योजना कह दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो बातें आई है ये था कि जो लोकसभा चुनाव से पहले है, जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ पे नक्सलियों का सफाया करना है। तो इसी को बोला गया है सूरजकुंड योजना, ठीक है। अब इसी सूरजकुंड योजना के तहत ऑपरेशन कगार चलाया जा रहा है, जो वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ दिन पहले हम देख रहे हैं 13 से अधिक नक्सलियों को खत्म किया गया है, ठीक है। तो ये जो है ऑपरेशन कगार का एक हिस्सा है। अगला है ऑपरेशन हंटर, ये भी अभी वर्तमान का है। ऑपरेशन हंटर 2024 से ही संबंधित है, इसी साल का है ये। इसमें देखिए क्या होता है, नक्सलियों से निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए केंद्र सरकार सीआरपीएफ की 40 नई कंपनियों को बस्तर में तैनात किए हैं, कर चुके हैं अभी, ठीक है। इस स्पेशल ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन हंटर दिया गया, ठीक है। अब अगला जो अभियान है सलवा जुडूम अभियान 2005 में चलाया गया था, ठीक है। इसके जो प्रणेता हैं महेंद्र कर्मा जी हैं, ठीक है। और 2013 में जो नक्सलवादी घटनाएं होती है उसमें महेंद्र कर्मा को भी, उसकी भी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। सलवा जुडूम का अर्थ होता है शांति की ओर लौटो, ठीक है, जो कि गोंड भाषा का एक शब्द है। इसमें क्या होता है, जो आम नागरिक होते हैं उसे बंदूक पकड़ा दिया जाता है, यह कहते हुए कि आप नक्सलियों को खत्म करो, ठीक है। आम नागरिक बंदूक पकड़ते हैं और नक्सलियों को सफाई करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने पुराने रंजिश के तहत भोले भाले लोगों को भी, जो नक्सली नहीं थे ऐसे लोगों को भी अपने स्वार्थ के लिए उसको भी मार दिया जाता है। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सलवा जुडूम अभियान को समाप्त कर दिया जाता है, गैर संवैधानिक गैर कानूनी कहते हुए, ठीक है। अब देखिए अभियान के साथ साथ सरकार के द्वारा पुनर्वास योजना भी चलाया जाता है। ऐसे नक्सली जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं उसके जीवन यापन के लिए उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं, उन्हें रहने के लिए घर भी दिया जाता है, साथ ही साथ उसे नौकरी भी दिया जाता है। तो ये सब हम पुनर्वास योजना में देखते हैं, ठीक है। तो ये था मुख्य अभियान जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। साथ ही साथ उसे रोकने के लिए भी या तो गोली से माने या तो बोली से माने, ठीक है। अगर बोली से मान गए तो ठीक, नहीं तो फिर गोली तो है ही है लास्ट विकल्प, ठीक। तो अभी वर्तमान में हम गोली ही देख रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं नक्सलवाद से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए नक्सलवाद से तो बहुत सारा प्रभाव है। यदि हम इसको एक कारणों से देखें तो सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है, अच्छा बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं, देखिए जो नक्सलवाद है कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा चुनौती है, पहला। दूसरा, देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है। तीसरा, देश विरोधी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है इसमें। चौथा, यदि हम बात करते हैं, देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाता है। तो ये चार मुख्य प्रभाव है जो हम नक्सलवाद से संबंधित देखते हैं। वैसे तो नक्सलवाद से बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है, उसके बहुत सारे प्रभाव हमें देखने को मिलता है, पर ये मेजर चार प्रभाव को मैंने आपको बताया है। चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नक्सल वार्ता का जो मुद्दा उठाया गया था कहाँ तक सफल है, कहाँ तक सफल नहीं है। तो देखिए इस तरह का अभियान जो है, वार्ता जो है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कई बार चलाया गया है या केंद्र सरकार के स्तर पर भी कई बार चलाया गया है, ताकि नक्सलियों जो है वो बात से ही मान जाए, ठीक है, अपने हिंसक जो गतिविधि है उसको खत्म कर दे और समाज की मुख्य धारा में वो आ जाए। लेकिन नक्सलियों जो है वो मुख्य उनका जो काम है हिंसा करना, तो अपने हिंसा या फिर इस तरह की आदतों को छोड़ नहीं रही है, जिसकी वजह से इस तरह के बहुत सारे अभियान चलाया जा रहा है जो उसके खात्मे के लिए है, ठीक है। तो ये था यहीं तक का। और अब हम देखते हैं अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ऑपरेशन हंटर किससे संबंधित है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास से, ऑप्शन बी है रोजगार गारंटी कार्यक्रम से, ऑप्शन सी है नक्सलवाद से संबंधित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, आपको इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी कांड कब हुआ था? बहुत ही चर्चित कांड है, ठीक है। ऑप्शन ए 6 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी 25 मई 2013, ऑप्शन सी 11 मार्च 2014, ऑप्शन डी 9 अप्रैल 2019, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन था जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन के तौर पे था। एक आपके मुख्य परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन लिया हूं ताकि आपका उस पर प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा नक्सल वार्ता कहां तक उचित है?
ठीक है, अभी जैसे नक्सल वार्ता हुआ है, ये कहाँ तक उचित है, सरकार को इस तरह का कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, आप इससे संबंधित उत्तर देंगे इसके तर्क और वितर्क के माध्यम से। ठीक, चलिए यहीं तक था हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।